मेरे प्रिय श्रोतागण, आइए हम आपको एक कहानी की तरफ ले चलता हूँ। एक ऐसी कहानी जिसे सुन करके आपका हृदय परिवर्तन होगी, आप सोचने के लिए मजबूर होंगे। एक सच्ची घटना की कहानी है यह। शहर के एक बड़ा आतंक, खौफनाक चेहरा। 40 बसंत बिता चुके, फिर भी इरादा पक्का। खौफ इतना कि नाम से पुलिस विभाग में खलबली मच जाती। जब बच्चा रोता या चिल्लाता, माँ कहती, बेटा चुप हो जा, नहीं तो डाकू लाखन आ जाएगा। डाकू लाखन का नाम सुनते ही बच्चे और बूढ़े तक कौन नहीं जानता था। सुनते ही बच्चा सो जाता था। किस दिन उसके कारनामे अखबार के पन्नों में नहीं छपते थे। तभी तो उसके नाम पे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों को 40 लाख का इनाम, दिन दहाड़े हत्या, लूट, डाका, यही तो उसका प्रतिदिन का धंधा था। जाड़े के मौसम में अंधेरी रात, ठंडा इतनी कि हड्डी चीर दे। लाखन का गैंग 4 चक्के वाली गाड़ी के साथ एक विशाल भवन के दरवाजे पर आ रुकी। सभी गाड़ी से निकले, दरवाजे पर खटखटाया, दरवाजा खुला। सभी अंदर आ गए। सामने खड़े थे सिन्हा साहब। सिन्हा साहब शहर के प्रसिद्ध अवकाश प्राप्त प्रोफेसर थे। 70 अटखेलियाँ देखी। प्रोफेसर सिन्हा की श्वेत रंग की दाढ़ी, चमकता हुआ मुखमंडल, उनके अनुभव और उदार चरित्र से सभी शहरवासी परिचित थे। फिर भी डाकू लाखन इनसे परे थे। तभी तो डाका डालने अधम का था। सिन्हा साहब के सभी काले वर्दी और बंदूक से लैस व्यक्तियों को गौर से देखा। फिर सरदार को कुर्सी की ओर बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा, महाशय, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। लाखन सुनते ही कहा, लगता है मुझे पहचाना नहीं, लोग मुझे डाकू लाखन कहते हैं। सिन्हा साहब लाखन नाम सुनते ही जवान लड़खड़ाने लगा, मगर संभलते ही बोला, तो तो तो, तो क्या हुआ? अच्छा, तो तुम डाकू लाखन हो और मेरा नाम एस एन सिन्हा। मेरा काम शिक्षा देना, आपका काम डाका डालना। वाह, बताइए क्या चाहिए आपको? तिजोरी का चाबी? हाँ, मुझे तिजोरी की चाबियाँ ही चाहिए। तो लीजिए, ये रही चाबियाँ। लेकिन सच कहता हूँ, जो लेना हो ले जाओ, लेकिन किसी की जान का खतरा मत करना भाई। गैंग के सभी सदस्य जल्दी जल्दी तिजोरी के रुपया, पैसे, गहना सब कुछ निकाल अलमारी, बक्सा, संदूक सब के सब टटोला। जो भी हाथ लगा सब गाड़ी पे लादते चला गया। उधर अपनी अविवाहित बेटी, जिसकी विवाह अगले महीने में होने वाली थी, राधा को चाय बनाने के लिए कहा। सिन्हा साहब ने जब देखा कि सारे के सारे सामान उनका डाकुओं के द्वारा लादा जा चुका है, सब चले गए और सरदार वहीं है, तो उन्होंने उससे आग्रह किया कि क्या इस ठंडी में चाय पीना चाहोगे? लाखन मना कर दिया। सिन्हा साहब ने कहा, मैं भी चाय पी रहा हूँ, मुझे चाय का बड़ा शौक़ है। अगर तुम्हें कोई शक है तो देखो, इसे ढार कर पहले मैं पी लेता हूँ, फिर तू पी लेना।
लाखन को ठंड इतनी लग रही थी कि वह न चाहते हुए भी चाय पीने के लिए मजबूर हुआ। और इस तरह से सिन्हा साहब के जितने भी सामान भरी गाड़ियाँ थी डाकू ने लेकर चला गया। अंत में लाखन बच गया। लाखन प्रोफेसर साहब को स्कूटर मांग ली, पर वादा किया कि इसे ज़रूर लौटा दूंगा। चूँकि ऐसे अजूबा व्यक्ति लाखन पहली बार देख रहा था, जो बिल्कुल निडर, किसी संबंधित की तरह ऐसा लगे जैसे बात कर रहे हो। आज तक तो उसने ऐसा कभी नहीं देखा जिन्होंने लाखन का नाम सुनते बेहोश न हुआ हो, घिघियाया न हो, डर के मारे के उसी सिप्पी सब गुम हो जाता है। मगर यह सिन्हा कैसा। सिन्हा साहब के स्कूटर की चाबी बढ़ा दी और गैलन तेल भी बढ़ा दिया कि इसमें पेट्रोल है, भर लो, नहीं तो रास्ते में रुक जाएगी गाड़ी तुम्हारी। ये थे सिन्हा साहब। हृदय में एक द्वंद्व था डाकू लाखन को। सिन्हा साहब आदमी है या देवता, कैसा दानी है या खुद को खुद सब कुछ दे दिया। बड़ा अजूबा प्राणी है। वैसे देवता तुल्य व्यक्ति के यहाँ डाका डालने आप पहुँचा, यह तो अन्याय है। मेरा डाका तो उन लोगों के लिए होता है जो सरकारी खजाना दोनों हाथों से लूटते हैं, ऐश की जिंदगी जीते हैं, जो गरीबों को चूसते हैं। उनका पैसा गरीबों में बांटना मेरा कर्तव्य था। मगर ये सारी लूटी हुई धन मैं किसे दूं। पर सिन्हा साहब का 3 लाख रुपया क्या लौटा देना उचित है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। स्कूटर, हाँ स्कूटर तो ज़रूर लौटा दूंगा। यह सोच ही रहा था कि किसी गैंग के कुछ आदमी ने सूचना दिया, सरदार दरोगा तो मारा गया, सेठ के पास पूरे 10 लाख का जेवर मिला है। शाबाश, होशियार हो जाओ, अब सावधानी से रख दो। ये सारी कुछ लाखन अपने अड्डे पर आकर के सोच में पड़ा हुआ था और अपने आदमियों को थोड़ा अलग होकर के शांत रहना चाहता था। वह बार बार यही सोचता था कि सिन्हा है कौन, सिन्हा साहब ने सब कुछ उसे क्यों दे दिया। ये स्कूटर सिन्हा को वापस करने जाऊंगा। उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि तुम लोग आज रात कहीं नहीं जाओगे, ये स्कूटी पहुंचाने मुझे खुद जाना होगा। किसी ने कहा, सरदार ये बहुत जोखिम भरा कार्य है। नहीं नहीं रंगा, तुम क्या समझते हो सिन्हा पुलिस को बुला करके रखेगा, डाका का रिपोर्ट पुलिस को लिखवाएगा? ऐसा नहीं करेगा। मौत का भय तो सबको होता है ना। सिन्हा कभी नहीं ऐसा करेगा। आज तक किसी ने डाकू लाखन का रिपोर्ट लिखवाया क्या? और जो लिखाया हुआ जिंदा है क्या? लेकिन सिन्हा सबसे अलग है। वह अजूबा आदमी है, महान है उसकी आत्मा। मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, रात हो गया है, तुम लोग सोने चले जाओ, अंधेरा बढ़ रहा है। लाखन 2 जन एक साथ गाड़ी पर लेकर चला गया ताकि प्रोफेसर की उसकी टी लौटा करके दूसरी गाड़ी पे वापस आ चुके। दोनों सिन्हा साहब के पास गए। 20 मीटर दूर पर अपनी गाड़ी रोक करके सिन्हा साहब के घर अकेले सरदार गया। सिन्हा साहब बड़े आदर के साथ बैठाया।
कैसे हो लाखन? सलामती तरह से सब पहुंच गए ना? लाखन, ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ साहब, लेकिन थोड़ी विचलित हूँ। सच बताओ, तू आदमी है या देवता? आत्मा हो या कंकाल? मुझे तो बड़ा अजूबा प्राणी मालूम होते हो सिन्हा। भला दुश्मन क्यों कर सलामती पूछे, दुश्मनी कैसा बेटा? सिन्हा साहब ने कहा, मेरे लिए तो एसपी मल्होत्रा जैसा, एसपी खन्ना या फिर तुम लाखन, मैंने सबको एक ही नज़रों से देखा है। सब ईश्वर की कृपा है, सब ईश्वर के संतान हैं, सब ईश्वर के जीने का अधिकार सबको दिया है। डाकू लाखन मल्होत्रा का नाम सुनकर के थोड़ा विचलित हुए, सहम गया। जिज्ञासा हुई, क्यों न पूछ लूँ, वे मल्होत्रा को जानते हैं क्या? क्या मल्होत्रा की पत्नी विधवा को भी जानते हैं या? पर हिम्मत नहीं होती थी, सहसा बोल उठा, क्या आप मल्होत्रा साहब को जानते हैं? क्या उनकी पत्नियों को भी जानते हैं? कैसे नहीं जानूंगा, कहानी लंबी है। आज से कई साल पहले एसपी मल्होत्रा मेरे गहरे मित्र थे। हाँ, उनका एक बेटा था जिसका नाम था मुन्ना मल्होत्रा। एसपी साहब जाते जाते 5 साल का मुन्ना मल्होत्रा को छोड़ गए थे। जब वो अकेला था, सहमा हुआ था, डरा हुआ था, उनकी पत्नी उनके मरने के बाद महीनों तक मेरे घर में रहे। फिर मैंने थोड़ी सी डर खत्म हुई, थोड़ी चिंता खत्म हुई, तब वो अपने घर में जाकर के रहने लगे। कई साल पहले उनका बेटा, जो बड़ा होकर के पुलिस बनना चाहता था, वह गया भी मगर फिर वापस आया ही नहीं। 20 वर्षों से ज़्यादा हो गया। क्या हुआ था उनके बेटे को, क्या आप जानते हैं सिन्हा साहब? यही तो पता नहीं। आज भी उसकी माता विधवा रोते रोते अपने आप को विचलित कर लेती है, दुखी रहती है। आँखों का अंधेरा सामने छा जाता है जब अपने बेटे को याद करती है, और फिर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसका पति चला जाए, जब बेटा जवान हो, फिर बेटा हाथ से निकल जाए, भला उसके पास बचा ही क्या है? वह जिंदा रहे तो किसके लिए? क्या आपने उस विधवा को देखा है? अभी वह कहाँ रहती है, कैसी है वह? लाखन ने पूछा। तुम क्यों पूछते हो, क्या करोगे जानकर लाखन? जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ, मेरा हृदय काँप जाता है, आंखों से आंसू आने लगती है, दुख ताज़ा हो जाता है। नहीं सिन्हा साहब, आपको बताना ही होगा। कृपया आप बताइए, क्यों क्यों अधीर हो रहे हो तुम उसके बारे में जानने के लिए? सिन्हा साहब, क्या आप जानना चाहते हैं मैं क्यों जानना चाहता हूँ? तो सुनिए, वह विधवा मेरी माँ है। हाँ, मेरी माँ है, इसलिए मैं अधीर हो रहा हूँ। कृपया करके मुझे बताइए, वह कहाँ है?
सुनते ही सिन्हा साहब निरुत्तर गौर से निहारा लाखन को, फिर बोला, तो क्या तुम मुन्ना मल्होत्रा हो? क्या तू ही मेरा मुन्ना मल्होत्रा हो? 20 वर्षों तक न्याय का भीख मांगा माँ ने, लेकिन उसे आज तक नहीं मिला बेटा। हाँ, मैं हूँ मुन्ना मल्होत्रा। मैं भी तो न्याय का 20 वर्ष से मांग ही रहा था कि मुझे सरकार न्याय दे, लेकिन मेरे को सरकार ने न्याय नहीं दिया। इसलिए मैं अपने पिता का पता लेने के लिए मैं ऐसी जगह पर चला गया जहाँ की कीचड़ मुझे ऐसे समाती हुई दलदल में फंसा दिया कि मैं आज तक फंसता ही चला गया। सिन्हा साहब, क्या आप मेरी माँ से मिला सकते हैं? मेरी माँ कहाँ रहती है? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। आजकल वह एक देवी के साथ रहती है जिसका नाम मिस मालती है। अच्छा, पर लाखन, तू तो मेरा मुन्ना है, क्या तू फिर से मुन्ना नहीं बन सकता? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा रे, तू समर्पण कर दे। देख लाखन, खून से खून नहीं धुलता बेटा, खून से खून नहीं ढलता। ये वर्दी उतार दे तू, ये काली वर्दी फेंक दे तू, उतार कर, और तू अपने माँ का सहारा बन जा बेटा। तेरी माँ बड़ी आशा से पढ़ाया लिखाया जवान किया था, आज भारी सीने के दर्द से कराह रही है। बेटा, क्या तुम्हें माँ याद नहीं पड़ती? कभी माँ को नहीं देखता तू? क्या तुम्हें सपने में भी माँ याद नहीं आती? अरे वह तो देवी है, उस देवी आत्मा को क्लेश देना उचित नहीं है बेटा। हाँ, मैं जानता हूँ सिन्हा साहब, वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरे कारण उसे बहुत दुख हुआ है। खैर, मैं चलता हूँ, देर हो रही है सिन्हा साहब, कभी बाद में बात करूँगा मैं। इतना तो मालूम हो गया कि मेरी माँ भी है, बस। मैं चलता हूँ अपने अड्डे पर। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आपसे मैं ज़रूर मिल सकता हूँ, आप भी मुझसे मिल सकते हैं। गुड नाइट। ठीक 1 महीने के बाद सिन्हा साहब की बेटी का विवाह था। सिन्हा साहब का निमंत्रण कार्ड डाकू लाखन को ही मिला था। लाखन आया शादी से पहले बहुत सारे गहने लेकर के, जितने भी पैसे उसने ले गया था सब के सब वापस लाया। जो सामान उसने डाका डाला था वह सारी सामान भी वापस किया। सिन्हा साहब के यहाँ डाका डाला वाला लाखन को बहुत दुख हुआ था जब यह जाना कि उसने अपने पुराने एक ऐसे अंकल, जिसे ना पहचानते हुए धोखे में उनके यहाँ आ पहुँचा और डाका डाला। उस दिन उसके जीवन में एक बड़ी झकझोरने वाली बात हुई थी। आखिर सिन्हा साहब कैसे अजनबी व्यक्ति थे शहर के, उसने ऐसा क्यों किया था? उसके बाद से लाखन थोड़ा विचलित होने लगा था। कुछ दिनों के बाद लाखन को सूचना मिली कि एक मालकिन लाखपति है,
गैंग ने उसे पता दिया है, क्यों ना उसका पैसा लेकर गरीबों को बांट दे और उनका भी काम आए। यह सोच करके उसने अपने गैंग को लेकर के एक रात शहर के उस भवन में दाखिला होता है। जैसे ही लाखन अंदर जाता है, एक महिला दरवाज़ा फाटक बंद कर दी और खड़े खड़े लाखन को गौर से देखती रही। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? लाखन डपट कर पूछा। महिला ने जवाब दी, जरा फाटक लगाए देती हूँ ताकि कोई बाहर वाला अंदर ना आए और अंदर वाला बाहर ना घुस पाए। ये क्या बकवास करती हो? मुझे पहचानती नहीं? मैं डाकू लाखन। शहर के जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मेरा नाम सुनते हैं, घिघी बंध जाती है। ठीक से न चल पाते हैं, न खड़े हो पाते हैं, न बोल पाते हैं। महिला ने फिर से बोली, किस शहर वाले के लोग की बात करते हो तुम, जिसके डर से तुम खुद काले वर्दी में आते हो? भला तुमसे कौन डरेगा, जिसके डर से इस काले अंधेरे में काले पोशाक में छिप कर तुम घूमते रहते हो? तुम तो डरपोक, तुम्हारों आँखों में चर्बी छा गई। भला कैसे पहचानोगे? ये बंदूक की गोली, ये बारूद तुझे अंधा बना दिया है मुन्ना बाबू। तू बदल गए हो, तू बदल गए हो, तू बदल गए हो। इतना सुनना था कि लाखन का हृदय में एक द्वंद्व मच गया, एक अंतर्वेदना आई, करा उठा। यह उसका पहला हृदय द्वंद्व था। आज 20 वर्षों से वह डाका डाल रहा था। आज ऐसा अचानक क्या हो गया, उसके हृदय में ऐसी द्वंद्व उठी, वह पहचान गया था। फिर पूछा, निर्मला क्या तुम इस घर में रहती हो? हाँ, यह मेरा ही घर है, यह मेरा ही घर है मुन्ना। खूब किया तूने। मुझे तो अपनी वापस अपने मुन्ना चाहिए। एक इसका बहर्दी तुम पहन कर आए हो, उतार फेंके। मुझे नहीं चाहिए ऐसे मुन्ना। किस डाकू का भेष बदला है तू? बोल बोल मुन्ना बोल। नहीं तो ये जीवन जिंदा लाश बन जाएगा। इस अभागिन को अब मत तरपा। ये तेरी चरित्र बेवफा अभागिन शब्द तो सिर्फ नारी के लिए ही बने हैं। पता नहीं लड़कियों को क्यों झूठी मोहब्बत की कहानी का पात्र बना करके जीना पड़ता है। जब तो कॉलेज छोड़ करके गए, तेरी प्रतीक्षा में मैं सब कुछ छोड़ दिया। 20 वर्षों में मैं न जाने क्या क्या सही। तुम तो दरोगा बनने जा रहे थे, शायद आज मैं भी उस वर्दी में शोभायमान होती, लेकिन मैं देखा कि तुम न पता हो गए, तो तुम्हें खोजने के लिए दर दर भटकी रही और मैं नौकरी नहीं की। आज किसी कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी करता हूँ। क्या कर सकती हूँ अब? मैं किस गांव में नहीं गया, कहाँ नहीं ढूंढी तुझे, भटकती रही, तू ना मिला। तू तो लूट और डाका डालने में बिजी रह गया। तेरी तस्वीर बदल गई। हाँ, डाकू लाखन का नाम मैंने सुना था अखबारों में। कभी कभी तस्वीर भी छपी थी, मगर आंखों पे पट्टी और
काले वर्दी में देखा था, कभी शक होता था कि कहीं डाकू लाखन तो नहीं बन चुके हो तुम। जब जवानी के डेहरी पर पहली कदम रखी थी तो तुमसे प्यार कर बैठी थी। तुम जैसे बिछड़े मिले अब जब मेरी जवानी ढल रही। इस बीच ना जाने कितनी टीस भरी दर्द सही। हवा का झोंका ने मेरी वेदना को तीव्र कर देती थी। लेकिन जब तुम्हारी माँ को देखता, ममता एक पल में इन वेदनाओं को तृप्ता छोड़ करके मैं भर जाता उस बूढ़ी माँ के लिए, गले से लिपट करके रोने लगती। और फिर उन्हें जिंदा रखने के लिए मुझे भी जिंदा रहना पड़ा। लेकिन मैंने ऐसे मुन्ना से प्यार नहीं किया था। जिस मुन्ना से मैंने प्यार किया था उस मुन्ना को लौटा दो मुन्ना, उस मुन्ना को लौटा दो। यह कहते कहते चिल्ला उठी। दोनों हाथों से लाखन का दोनों बाहों को पकड़कर बार बार झुलाती हुई बोली। लाखन को एक एक शब्द तीर की तरह सीने को भेद रही थी। प्रेम का शक्ति साम्राज्य के दिलों पर जम चुका था। प्रेम की शक्ति की जो साम्राज्य था वह उसे कभी डाकू न बनने देता, मगर आज कितने दिनों के बाद तो उसके दिल पर जो प्रहार पड़ रहा था, इसकी शक्ति वज्र की भांति प्रहार करने वाले प्रेम शक्ति आज आग से तप करके ऐसे शुद्ध होने के लिए मानो लाखन का जमा हुआ सदियों पुराना आंसू पिघल पड़ा। लाखन अपने गैंग को वापस जाने का इशारा कर दिया। गैंग चला गया पर लाखन फंस गया। लाखन जाने लगा तो निर्मला फिर चक्कर ली। नहीं मुन्ना, तुम नहीं जा सकते कहीं। मेरी जान लेकर के जाओ तुम। उठाओ बंदूकें, चलाओ गोली और भर दो मेरी मांग। और निभा दो अपना प्रेम का फर्ज। चलाओ मुन्ना, चलाओ। कम से कम अपनी माँ के लिए भी तो मेरी माँ मांग को भरते जा। बस तेरी माँ का सहारा मैं अकेली हूँ। माँ का नाम सुनते ही लाखन अपने को संभाल न सका। वह संभलते हुए बोला, क्या क्या मेरी माँ यहाँ है? क्या मेरी माँ यहाँ है? कहाँ है मेरी माँ? निर्मला मेरे ही घर में, मेरे कमरे में सो रही है। डाकू लाखन अपने चेहरे को खोलते हुए एक तरफ बंदूक को रख दिया और दौड़ते हुए माँ को देखने पहुंचा, उस कमरे में जिस कमरे में वह सो रही थी। और जाकर के चिल्लाने लगा, माँ माँ आंखें खोल, तेरा बेटा आया है। माँ देख, माँ देख, देख तेरा बेटा आया है। माँ ने नींद में ऐसे उठी जैसे वह ने कब कोई सपना देख रही थी। उनके कानों में आवाज़ जा रहा था, किसी ने माँ माँ कह कर के बुलाया था। आंखें खोली तो सामने डाकू था। माँ देखते ही बोली, क्या तू कौन हो? तू मेरे मुन्ना की आवाज़ में कौन बोल रहे हो? मुन्ना बोला, मैं ही तेरा मुन्ना ही हूँ माँ, तेरा मुन्ना हूँ माँ, पहचानो पहचानो माँ। अगर मेरी दाढ़ी न होती तो तुम जरूर पहचान लेती, मेरी ये काली वर्दी न होती तो जरूर पहचान लेती। माँ ठीक से उसकी चेहरे को निहारी, फिर बोली, क्या क्या
क्या मेरा मुन्ना एक डाकू, मेरा मुन्ना डाकू, तू डाकू का कपड़ा क्यों पहना है मुन्ना? माँ, माँ माफ़ कर दे मुझे। लेकिन माँ बार बार यह कहती रही कि नहीं नहीं नहीं, तुम मुन्ना नहीं, मेरा मुन्ना डाकू नहीं हो सकता, मेरा मुन्ना डाकू नहीं हो सकता। और यह कहते कहते वह दम तोड़ देती है। फिर मुन्ना इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इतनी ज़ोर से चिल्लाया और अपने आप को शांत कर लिया। इस तरह से मुन्ना सुबह होते ही माँ को मुखाग्नि देने के बाद अपने आप को पुलिस को समर्पित कर दिया। कुछ दिनों के बाद सरकार ने उन्हें जितने भी उसके ऊपर केस थे, हत्याएं थी, दफ़ा था, सबको हटा दिया, क्योंकि उसने अपने पूरे गैंग के साथ आत्मसमर्पित किया था। और इस तरह से वह एक नया जीवन अपने निर्मला के साथ जीना शुरू कर दिया। इस तरह की एक हृदय परिवर्तन की कहानी थी दोस्तों। धन्यवाद। मेरे प्रिय श्रोतागण,